तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार एजुवर्स क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो बात करें हम पॉलिटी सीरीज जैसे कि हमारी चल रही है, आपको पता है। तो पॉलिटी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल टॉपिक है भारतीय नागरिकता यानी इंडियन सिटीजनशिप। तो इंडियन सिटीजनशिप के बारे में आप थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, लेकिन आज मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा और ऐसे ऐसे फैक्ट आपको बताऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़रूरी होने वाले हैं। चलिए बात करें तो भारतीय नागरिकता की बात करते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे संविधान का एक अहम हिस्सा है और संविधान के सबसे पहले बात करें तो किस भाग में आती है ये नागरिकता, तो इसको भाग 2 में रखा गया है नागरिकता को। यानी हमारे संविधान में आज की डेट में 25 भाग हैं, तो भाग 2 के अंदर हमारी नागरिकता को रखा गया है। और आर्टिकल की बात करें तो ये आर्टिकल 5 to 11, ठीक है, यानी आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। प्रकार की बात करें तो किस तरह की नागरिकता है, हमारे भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। इसको आप याद रखना, ये काफ़ी पूछा जाता है, एकल नागरिकता। ठीक है सर, ठीक है प्यारे बच्चों, एकल नागरिकता का कंसेप्ट है हमारे पास। एकल नागरिकता क्या होती है? एकल नागरिकता का मतलब होता है एक व्यक्ति एक टाइम पर एक ही देश की नागरिकता ले सकता है। जो हमारे भारत का अगर निवासी है तो उसके पास भारत की नागरिकता है। अगर वो किसी अन्य देश में जाके वहाँ रहने लग जाता है और वहाँ की अगर नागरिकता ग्रहण करता है तो यहाँ की उसकी नागरिकता ऑटोमेटिक हो जाएगी, यानी वो एक जगह की नागरिकता रख सकता है। उसी को बोलते हैं एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप। इसके बाद बात करें कि नागरिकता की अगर हम बात करें तो देखो चीज़ समझिए, ये पहले से मैं इसलिए रखता हूँ इसको लिखकर कि आपका टाइम बचे। इसमें क्या है कि टाइम आपका भी बहुत इम्पोर्टेंट है, मेरा भी, तो हम दोनों का ही टाइम बचेगा। मैं समझता हूँ कि स्टूडेंट जो होता है उसके पास बहुत कम टाइम होता है, ठीक है। अब यही वीडियो 1 घंटे में जाएगी, अगर मैं साथ साथ लिखूँगा, पहले से लिख के रखूँगा, तो आपका आधे टाइम में ये वीडियो कवर हो जाएगी। तो आप आराम से पढ़िए। तो परिभाषा क्या है इसकी? नागरिकता एक व्यक्ति और एक विशेष देश के बीच में संबंध बताती है, यानी जो व्यक्ति है उसका किस देश से संबंध है, वो चीज़ हमारी नागरिकता यानी सिटीजनशिप डिफाइन करती है। हम भारत के निवासी हैं तो हमारा संबंध भारत देश से है, कोई अमेरिका का निवासी है उसका संबंध अमेरिका देश से है, तो वो चीज़ उसका संबंध वहाँ से बता रही है, तो वही उसकी सिटीजनशिप है। इसके बाद बात करें जो भारत के निवासी हैं यानी रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, यानी इसका क्या मतलब है? हमारे भारत में आज की डेट में या आज या कल या कभी भी जो निवासी रह रहे हैं भारत में, तो वो कितने प्रकार के हो सकते हैं भाई? जो यहाँ के निवासी हैं, सिटीजन्स हैं, वो तो रह ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद भी कौन कौन रह सकता है? एक तो नागरिक हो गए, ये तो हो गए हमारे सिटीजन, ये तो हमारे परमानेंट जो सिटीजन है इंडिया के, ठीक है। उसके बाद में कुछ विदेशी होते हैं। विदेशी जैसे हम भी किसी देश में जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, या कोई ऑक्यूपेशन कोई व्यापार करने के लिए जाते हैं, या घूमने के लिए जाते हैं। इसी तरह अन्य देश के लोग भी हमारे देश में आते रहते हैं और रहते भी हैं यहाँ कुछ दिन के लिए और चले जाते हैं। कुछ परमानेंट भी रहने लग जाते हैं, यहाँ की नागरिकता भी ले लेते हैं। यानी विदेशी भी हमारे देश में रहते हैं, या इनको हम बोल सकते हैं फॉरेनर। फॉरेनर्स, तो ये लोग हमारे देश में आएंगे, घूमने के पर्पज़ से आएँ या समझ लो आप किसी भी पर्पज़ से आएँ, तो ये लोग भी हमारे भारत में रह रहे होते हैं उस टाइम पे। तीसरे शरणार्थी होते हैं। शरणार्थी क्या होते हैं? शरणार्थी जो होते हैं इनको बोलते हैं रिफ्यूजी। रिफ्यूजी, ठीक है। रिफ्यूजी होते हैं जो, जैसे हमारे जो पड़ोसी देश हैं, अक्सर ऐसा होता है कि पड़ोसी देश में किसी आतंकवाद से या किसी कोई ऐसी आपदा हो जाती है, कोई डिजास्टर हो जाता है,
जिससे वहाँ के लोग परेशान होकर वो वहाँ से पलायन करने लग जाते हैं, यानी उस देश को छोड़कर वहाँ से पलायन करते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने नज़दीकी जो पड़ोसी देश होता है, जैसे कि हमारे इंडिया के नज़दीक बांग्लादेश है, यहाँ से काफ़ी शरणार्थी आते रहते हैं, तो वो लोग वहाँ से यहाँ पे हमारे इंडिया में आते हैं और हमारी इंडिया की जो गवर्नमेंट है, भारत की सरकार है, उससे रिक्वेस्ट करते हैं, उससे शरण मांगते हैं कि सर साहब हमें यहाँ पे शरण दे दीजिए इस कंट्री में, क्योंकि वहाँ पे आतंकवादियों से या किसी भी चीज़ से वो लोग परेशान होकर आते हैं। तो हमारी जो भारत सरकार है, एक मानवता के अनुसार, मानवता को ऊपर रखते हुए उनको शरण दे देती है। तो उन्हीं लोगों को शरणार्थी बोलते हैं, रिफ्यूजी। वो लोग यहाँ भारत में रह रहे होते हैं। ये दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो हो सकते हैं ये स्थायी हो सकते हैं, और एक ये हो सकते हैं अस्थायी, ये अस्थायी हो सकते हैं। स्थायी यानी जो हमारे देश में शरण मांगने के लिए आए और उसके बाद वो परमानेंट यहीं पर रुक गए, यानी उनको गवर्नमेंट ने भी, हमारी ने उनको परमानेंट यहीं पर शरण दे दी, तो वो स्थायी हो गए। और अस्थायी होते हैं वो कुछ समय के लिए कहते हैं कि चलो 6 महीने 1 साल हमें यहाँ शरण दे दीजिए, इसके बाद जैसे भी हमारे देश की जो स्थिति है वो अनुकूल हो जाएगी तो हम वापस अपने कंट्री चले जाएंगे। तो वो होते हैं अस्थायी। उसके बाद अवैध प्रवासी। अवैध प्रवासी क्या होता है, ये भी हमारे देश में रह रहे होते हैं, हर देश में रह रहे होते हैं। अवैध प्रवासी से मतलब है यानी इलीगल रेजिडेंट, जो इलीगल जो तरीके से जो कंट्री में आते हैं, जिनका रिकॉर्ड भारत गवर्नमेंट सरकार के पास नहीं होता। जैसे समझो आप, जैसे नागरिक है हमारे भारत का कोई, तो उसका रिकॉर्ड भारत सरकार के पास है। क्यों? क्योंकि उसकी एक आईडी बनी हुई है ना, वोटर कार्ड, आधार कार्ड या राशन कार्ड, इस तरह की जो आईडी बनती हैं तो गवर्नमेंट के थ्रू बनती हैं। तो गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड रहता है कि हमारे पास इतने नागरिक हैं इंडिया में रहने वाले। उसके बाद जो विदेशी आते हैं रहने के लिए यहाँ पे, विदेशी भी अपना पासपोर्ट वीज़ा के थ्रू आते हैं। तो जो भारत सरकार, जो भारत में एंटर होते हैं तो उनका रिकॉर्ड डाटा वो वहाँ पे चढ़ जाता है कि इतने बंदे हमारे कंट्री में विदेश से रह रहे हैं होती है, तो उनका भी रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास होता है वीज़ा के थ्रू। शरणार्थी होते हैं वो भी एज ए गवर्नमेंट के थ्रू ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन अवैध प्रवासी ये होते हैं, इनका रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं होता। ये लोग फेक डॉक्यूमेंट बनाकर या किसी गैर कानूनी तरीके से भारत की सीमा में प्रवेश करते और यहाँ पर रह रहे होते हैं, जिसका गवर्नमेंट को, हमारी को पता नहीं होता है। तो इस तरह के हम लोग बात कर सकते हैं कि भारत के जो निवासी हैं प्रेजेंट में या कभी भी, तो 4 तरीके से रह रहे होते हैं लोग। तो भारत के नागरिक हो गए, विदेशी हो गए, शरणार्थी हो गए और अवैध प्रवासी हो गए। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये आपका एक बेस हो गया, बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके बाद में हम बात करते हैं आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक क्या क्या नागरिकता के बारे में क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए, तो इससे आगे हम बात करेंगे कि नागरिकता को आर्टिकल 5 to 11 रखा गया। तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हम बात करेंगे क्या क्या प्रावधान रखे गए हैं। तो आर्टिकल 5 की बात करें तो इसमें लिखा गया आर्टिकल 5 में हमारे में कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, यानी संविधान के प्रारंभ में नागरिकता का अर्थ ये है कि जब संविधान हमारा बना तब हमने ये डिसाइड किया, यानी संविधान में ये चीज़ें डिसाइड की गई कि उस टाइम पे किसको नागरिक माना जाएगा भारत का, किसको नागरिकता मिलेगी, किसे नहीं मिलेगी, उसको डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले बात करें कि जन्म के अनुसार, यानी जन्म के हिसाब से किसको नागरिकता मिलनी चाहिए। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 है कि जिसका जन्म भारत में हुआ हो। एकदम क्लियर पॉइंट है कि भारत में अगर जिसका जन्म हुआ है तो भारत का ऑटोमेटिक नागरिक हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं। आगे बात करें, जन्म भारत में हुआ हो या वाली कंडीशन है। अगर जन्म नहीं भी हुआ हो तो दूसरी कंडीशन ये वाली अप्लाई होनी चाहिए कि जिसके माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, यानी या तो खुद का जन्म भारत में हुआ हो। अगर खुद का जन्म नहीं हुआ तो उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ तो उसको भारत का नागरिक माना जाएगा। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि उसके माँ बाप का जन्म भारत में अगर हुआ है तो खुद का भी जन्म तो भारत में ही हुआ होगा, या खुद का जन्म भारत में हुआ है तो माँ बाप का भी। तो इसमें ये कंडीशन क्यों रखी? ये इस कंडीशन इसलिए रखी, देखिए
कंडीशन क्या बन सकती है, मानो कि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, किसी एक का या दोनों का। अब उसके माता पिता चले जाते हैं विदेश किसी भी कारण से, ठीक है। अब वहाँ पे उनके एक बच्चे का जन्म हो जाता है, तो वहाँ पे उनके जब बच्चे का जन्म हुआ, ठीक है, तो मानो वो अमेरिका गए और अमेरिका में उनके बच्चे का जन्म हो गया, तो क्या वो बच्चा अमेरिका का नागरिक होगा कि भारत का होगा? तो वहाँ कंडीशन ये अप्लाई होती है ना, उस बच्चे का जन्म तो ठीक है बाहर हुआ होगा, लेकिन उस जिसके माता या पिता में से उनके माता पिता तो भारत में जन्मे है ना, तो उस हिसाब से वो लड़का जो है भारत का ही नागरिक माना जाएगा। तो इसलिए ये वाली कंडीशन कही गई है। अच्छा, इसमें पॉइंट नंबर 2 क्या है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रहते हों, यानी उनको भी भारत का नागरिक माना जाएगा, या हो सकता है भारत में अगर उनका जन्म नहीं भी हुआ है, ना उनका ना उनके माता पिता का ना किसी का भी, वो भारत के हैं ही नहीं मानो, बट अगर वो संविधान लागू होने से, यानी 1950 में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, इससे पहले 5 वर्ष पहले से अगर वो भारत में रह रहे हैं तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यानी बात करें हम तो 26 जनवरी 1945 से जो भारत में रह रहा होगा, क्यों कि 1950 में तो संविधान लागू हुआ था ना, तो यहाँ से 5 वर्ष पहले का मतलब हो गया 1945। तो 1945 से जो भारत में रह रहा है तो उस हिसाब से उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उदाहरण के लिए मैं बता दूं आपको, एनी बेसेंट जो थी वो आयरलैंड की निवासी थी, आयरिश थी, तो वो स्वतंत्रता में हमारे भारत में स्वतंत्रता में काफ़ी योगदान दिया उन्होंने, ठीक है। तो वो काफ़ी टाइम से यहाँ रह रही थी, तो उनको भारत की नागरिकता इस हिसाब से मिल सकती है। चलिए, इसके बाद बात करें कि आर्टिकल 6 क्या है। तो आर्टिकल 6 है आपका विभाजन के हिसाब से, जो भारत पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, ठीक है, विभाजन हुआ था आपका 1947 में, यानी 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान बने। तब की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ये आर्टिकल 6 बनाया गया। इसमें कह रहा है कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आते हैं तो वो भारतीय नागरिक होंगे। यानी जब भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हो गया, तब उस टाइम पे, यानी तभी की बात हो रही है ये, तब पाकिस्तान से अगर कोई भारत में आ जाता है तो उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। उसमें भी एक कंडीशन रखी गई है। कंडीशन क्या है? शर्त कि वह स्वयं या उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में जन्मे हों। यानी पाकिस्तान से अगर कोई भारत आता है, ये बात आज की नहीं है, आज ये बात अप्लाई नहीं होती है, ये उसी टाइम की है, ये आर्टिकल उसी समय बनाई गई थी, तब हमारे भारत का विभाजन हुआ था, ठीक है। तो उसी टाइम पे ये रूल्स फॉलो हो रहे थे। तो कहा गया कि पाकिस्तान से अगर भारत कोई व्यक्ति आता है तो उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। शर्त ये है कि उसका जन्म या उसके माता पिता का जन्म या फिर उसके दादा दादी का जन्म भारत में होना चाहिए, यानी उसका मूल जो वंशज है, उसकी जड़ भारत से जुड़ी होनी चाहिए, तो उसको भारत की नागरिकता मिल सकती है। अब हुआ जो, जब ये बोल दिया कि लोग पाकिस्तान से भारत आके नागरिकता ले सकते हैं, तो लोगों की भीड़ लग गई, यानी बहुत सारे लोग आने लग गए भारत में। जब ज़्यादा लोग आने लगे तो वहाँ पर नियम नंबर 2, यानी आपको पॉइंट नंबर 2 ये उसी को लेकर है। तो एक गवर्नमेंट ने रूल बनाया कि 19 जुलाई 1948 डेट ऑफ परमिट, यानी एक ऐसी डेट रख दी कि भाई आप पाकिस्तान से भारत आ सकते हैं, नागरिकता ले सकते हैं, लेकिन उसकी एक डेट फिक्स कर दी। यानी 19 जुलाई 1948 से पहले अगर आप आ जाओगे तो कोई रूल एंड रेगुलेशन विल बी नॉट अप्लाइड ऑन यू एंड यू विल बी ऑटोमेटिकली गेट सिटीजनशिप इन आवर कंट्री। तो बात ये होती है कि अगर इस डेट से पहले, डेट ऑफ परमिट इसको कहा गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है, याद रखिएगा। इस डेट से पहले कोई भी पाकिस्तान से भारत आ जाता है उसको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन इस डेट के अगर वो बाद में आता है तो नागरिकता तो तब भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस बन जाती हैं। उसके बाद क्या कंडीशन है? इस डेट के बाद कोई आएगा तो आने के बाद उसको पहले तो आवेदन करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद 6 महीने उसको, ठीक है,
6 महीने उसको यहाँ पर रहना पड़ेगा, रेजिडेंस। उसको 6 महीने रहने के बाद तब उसका पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट के थ्रू होगा, और रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो भारत का नागरिकता ग्रहण कर सकता है। ये चीज़ें क्लियर कर दी गई। आगे बात करें, आर्टिकल 7 आ जाता हमारा। आर्टिकल 7 में कहा गया दोस्तों कि जो लोग भारत से पाकिस्तान चले गए और पुनः भारत वापस आए तो वे भारतीय नागरिक होंगे। यानी भारत से जो पाकिस्तान चले गए पहले और बाद में उन्हें वहाँ लगा पाकिस्तान में भाई यहाँ तो गड़बड़ है, यहाँ तो हमारे अनुकूल चीज़ें नहीं हैं, उनको वहाँ मतलब अच्छा नहीं लगा और वापस वो भारत में ही आना चाहें तो वे आएँ और उनको नागरिकता मिल जाएगी, यानी उनको नागरिक माना जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही भारत के ही थे और पाकिस्तान चले गए थे। हो सकता है उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में हों, उनकी वजह से चले गए हों, या कोई और वजह हो सकती है वो चले गई, लेकिन वापस अगर बाद में वो यहाँ आ जाती हैं तो उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आर्टिकल 8 पे चलें। अब देखो, हमने यहाँ तक तो बात कर ली भारत की, पाकिस्तान की, किस किस को नागरिकता मिलेगी। अब हमारे जो विदेश में कुछ जो हमारे भारत मूल के हैं, जो विदेश में चले गए थे आज़ादी के समय से पहले, है ना, किसी भी रीजन से, तो उनकी भी बात करते हैं। आर्टिकल 8 उन्हीं की बात करता है। तो विदेश में रहने वाले व्यक्ति, भारतीय मूल के व्यक्तियों को, भारतीय मूल यानी जो जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हुई हैं, यानी उनके दादा परदादा, उनके माता पिता, वो लोग भारत में व्यक्तियों मतलब भारत के निवासी थे, तो भारत को नागरिकता देगा। ठीक है, यानी विदेश में रहने वाले व्यक्ति भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता देगा। कौन देगा? संविधान देगा। इसमें एक कंडीशन बस यही है कि उसके पूर्वज भारत के हों और उनको आवेदन करना होगा। यानी विदेश में अगर वो रह रहे हैं तो वहाँ पे भी इंडियन एम्बेसी है, राजदूतावास है, वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वहाँ भी उनकी कोई बात नहीं सुनता है तो वो भारत में आके भी अप्लाई कर सकते हैं। तो विदेश में आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। विदेश में हमारे जो भारत मूल के हैं वो रह रहे हैं तो उनको यहाँ पे आप रख सकते हैं। फिर आर्टिकल आता है 9। आर्टिकल 9 कह रहा है कि जो व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करेगा उसकी नागरिकता, उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। तो ये तो मैंने शुरू में ही बताया था कि हमारे भारत की जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब होता है कि एक टाइम पर एक ही नागरिकता को व्यक्ति ग्रहण कर सकता है। अगर कोई विदेश में जाकर और विदेश की नागरिकता को ग्रहण कर लेगा तो उसकी यहाँ की जो नागरिकता है, भारत की नागरिकता, स्वयं समाप्त हो जाएगी। तो आर्टिकल 9 में ये चीज़ बोली गई है। क्लियर होगी? उसके बाद बात करें आर्टिकल 10। आर्टिकल 10 में संविधान प्रारंभ के समय बने नागरिक आगे भी भारतीय नागरिक बने रहेंगे। यानी जब हमारा संविधान बना तब जिसको नागरिक मान लिया वो आगे भी नागरिक रहेगा। इसमें बस इतनी सी बात कही गई है। ठीक है, उसको भविष्य में भी नागरिक ही माना जाएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद बात करें आर्टिकल 11 की। तो आर्टिकल 11 क्या है कि नागरिकता के अर्जन होता है ग्रहण करना। ठीक है, नागरिकता के अर्जन या समाप्ति की विधि मतलब नियम या कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। यानी इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो नागरिकता, किसको नागरिकता मिलेगी, यानी कौन नागरिकता ग्रहण कर सकता है, कैसे कर सकता है, और किसकी नागरिकता समाप्त की जाएगी, इस तरह की जो नियम कानून बनाने की शक्ति किसके पास रहेगी? संसद के पास रहेगी, यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो भारत की संसद के पास इस चीज़ का नियम रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल्स हो गए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो इससे आगे हम थोड़ा सा और रह गया है, थोड़ा सा टॉपिक, इसको भी आगे डिस्कस करते हैं। और आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा यहाँ से, आपको बिल्कुल कंसेप्चुअल मैंने आपको बताया। तो हमने पढ़ा अभी आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक हमने पढ़ा। ठीक है, तो आर्टिकल 5 से 11 तक वो सारे नियम कानून वो तब के भारत पर अप्लाई होते थे, न कि आज के भारत पर, क्योंकि आज का भारत बदल गया है। आज भारत में चीज़ें अलग हैं। तो वहाँ हुआ क्या, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल
11 में कि संसद को शक्ति प्राप्त है कि नागरिकता के बारे में कोई भी कानून बनाने की। तो संसद ने उसी कानून का, उसी आर्टिकल 11 का प्रयोग करके भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया। कब? 1955 में। ठीक है, 1955 में संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम बनाया। इसमें ये कंडीशंस दी गई कि अगर आज के भारत में किसी को भी नागरिकता प्राप्त करनी है भारत की, तो उसके क्या उसको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, उसके नियम हमारे इसमें अधिनियम में दिए गए हैं, और किस तरह से उसकी नागरिकता ख़त्म की जा सकती है या उसको नागरिकता दी जा सकती है। तो उसके बारे में बात करें तो इसके अनुसार, यानी भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार, ठीक है, के अनुसार 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। 5 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला प्रकार है जन्म से। ये आज की बात हो रही है। आज अगर किसी को नागरिकता चाहिए तो ये 5 कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर आप फॉलो करते हो तो भारत की नागरिकता आपको आराम से मिल जाएगी। तो सबसे पहला कि आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप भारत के नागरिक हो जाओगे, सीधी सी बात। दूसरी, जन्म इसमें है कि 1950 यानी संविधान जब लागू हुआ उस जब या उसके बाद, ठीक है, 1950 या इसके बाद, मैं कहूँ तो इसको आफ्टर बोल सकते हैं, इसके आफ्टर, ठीक है। अगर आपका जन्म हुआ है भारत में तो आपको नागरिकता आराम से मिल जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा कि वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, यानी आपका जन्म अगर भारत में नहीं भी हुआ है, आपका जन्म चाहे कहीं भी हुआ हो, किसी भी देश में हुआ हो, लेकिन आपको भारत की नागरिकता मिल सकती है अगर आपके वंशज, यानी आपके पिताजी, माताजी या उनके पिता माताजी या दादाजी, कोई भी आपका वंशज मतलब, ठीक है, उनमें से कोई भारत का नागरिक हो तो आपको उस हिसाब से आपको नागरिकता मिल जाएगी। तीसरा पॉइंट, देशीकरण द्वारा नागरिकता। देशीकरण का मतलब है गवर्नमेंट खुद एक सर्टिफिकेट दे आपको, यानी गवर्नमेंट को अधिकार है कि किसी को भी वो नागरिकता दे सकती है बिना कोई रूल्स फॉलो किए। तो गवर्नमेंट अगर खुद चाह के आपको अगर सर्टिफिकेट दे दे कि आपको सर्टिफिकेट गवर्नमेंट दे दे कि आपको नागरिकता दे रहे हैं तो आपको नागरिकता मिल सकती है। उसके बाद में पंजीकरण द्वारा नागरिकता। पंजीकरण क्या है? पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, आपको खुद रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मान लो आपका जन्म भारत में नहीं हुआ है, ना ही आपके वंशज कोई भारत से है, और ना ही गवर्नमेंट देशीकरण, ना ही गवर्नमेंट आपको खुद से मतलब नागरिकता दे रही है, तो आप आते हो पंजीकरण वाली कैटेगरी में। तो इसमें करना क्या, आपको पंजीकरण करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, आपको अप्लाई करना पड़ता है, यानी आपको एक रिक्वेस्ट करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, सर हमें आपके भारत की नागरिकता चाहिए, हम भारत में रहना चाहते हैं। तो उसका नियम है, आपको क्या है कि पहले हुआ करता था 6 महीना, यानी 6 महीने आपको भारत में निवास करना पड़ेगा, 6 महीने, ठीक है, ये पहले का नियम था। इसको संशोधन करके ये चेंज कर दिया गया, ये आज अप्लाई नहीं होता है। आज की डेट में आपको 5 साल, कम से कम 5 साल, ठीक है, 5 साल भारत में निवास करना पड़ेगा, तभी आपको आप नागरिकता के एलिजिबल होंगे। तो ये चीज़ें हैं, इसमें और भी काफ़ी डिटेल में आगे बताऊंगा। अब बात करें 5वां पॉइंट क्या है, तो आप इनमें से कोई भी चीज़ें फॉलो नहीं करते तो आप 5वां भूमि विस्तार द्वारा, आपको भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता मिल सकती है। इसमें क्या है, यानी कोई भी भूभाग, ठीक है, जिसको भारतीय सरकार अपने अंडर ले लेती है, ठीक है, उसको अपने देश में शामिल कर लेती है, किसी भी जमीनी टुकड़े को या किसी भी जगह को, बाहरी जगह को, तो उस भूभाग पर रह रहे व्यक्ति वो भारत की नागरिक हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो एक 5वां रूल आपका ये कहता है, ठीक है। तो इसमें हमने पढ़ा कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार 5 तरीके से, आज की डेट में 5 तरह से हम भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं।
नॉर्मली डायरेक्ट आपको यही पूछ लेगा कितने प्रकार से भारत की नागरिकता ग्रहण की जा सकती है, तो 5 प्रकार से। तो अभी तक हमने समझा कि भारतीय नागरिकता अधिनियम के अनुसार 5 प्रकार से हम नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि नागरिकता हमारी खत्म किन किन तरह से हो सकती है, ठीक है, कितने प्रकार से नागरिकता का अंत हो सकता है। तो भारतीय नागरिकता का अंत 3 प्रकार से हो सकता है। नंबर 1 बात करें, नागरिकता का परित्याग करने पर, यानी हम खुद से अपनी नागरिकता त्याग दें तो हमारी नागरिकता खत्म हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने से, आप किसी दूसरे देश में चले जाओ और वहाँ की नागरिकता आप ग्रहण कर लो तो आपकी यहाँ की नागरिकता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो 2 प्रकार हो गया हमें। तीसरा हमारा सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, यानी गवर्नमेंट को भी अधिकार है कि वो आपकी नागरिकता आपसे छीन सकती है। आप कोई भी ऐसा कोई देश के खिलाफ कोई भी ऐसा कोई काम करते हैं जिससे हमारे देश को कोई भी नुकसान पहुंचता है, तो आपकी नागरिकता गवर्नमेंट आपसे छीन सकती है। तो ये 3 प्रकार हमारे हो जाते हैं जिन तरीकों से हमारी नागरिकता का दी एंड हो सकता है। तो दोस्तों, आपकी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। आगे भी हम इस चीज़ को आगे जल्दी लेके आएंगे। थैंक यू, जब तक के लिए धन्यवाद।